जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अस्क्रिया लेक्चर्स की तरफ से आप सबको एक बार फिर वेलकम करते हैं। तो बच्चे, हमारे पास हमारा टॉपिक चल रहा था आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी के पहले हमने डेफिनेशन, ट्रेंड्स पढ़े, फिर उसके बाद हमने कुछ फैक्टर्स पढ़े। उन्हीं फैक्टर्स के साथ-साथ हमारे पास नेक्स्ट जो है ना, वो हमने डिडक्शन करनी है, द पोजीशन ऑफ एलिमेंट अकॉर्डिंग टू आयोनाइजेशन एनर्जी डेटा। यानी आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास होगी, उसका डेटा होगा, तो उससे हम एलिमेंट की पोजीशन के बारे में हम कैसे आइडिया लगा सकते हैं। जिस तरह हमारे पास पहला ट्रेंड है, ट्रेंड इन आयोनाइजेशन एनर्जीज अलोंग द पीरियड एंड ग्रुप। अब पीरियड में हमने क्या देखा कि चूंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये आप लोगों के लिए काफी इजी हो चुका होगा कि लेफ्ट टू राइट साइज जब बच्चे क्या होता है, डिक्रीज होता है। और साइज जब डिक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली होल्ड ज्यादा होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। सो ये कह सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एल स्टैंड फॉर लेफ्ट एंड आर स्टैंड फॉर राइट, ठीक है। और जबकि टॉप टू बॉटम साइज की बात करें तो साइज चूंकि इंक्रीज होता है, सो हमारे पास होल्ड कम होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो जाएगी। सो यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक हो गया। तो इसी तरह पोजीशन के बारे में हमें यहाँ पे कैसे पता चलेगा, लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। इसका मतलब ये होगा कि लेफ्ट मेंबर जो है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी किसी भी पीरियड के अंदर कम होगी। सो एक ही पीरियड के अगर एलिमेंट्स उठा लें और उसके बाद यानी उनकी आयोनाइजेशन एनर्जीज हमारे पास हमें गिवन हो, तो उनकी पोजीशन रखनी हो, उनको एलिमेंट्स को हमने अरेंज करना हो, तो हम कैसे अरेंज करेंगे, तो वो हम आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में हमने यही चीज देख ली है। लेकिन यहाँ पे पीरियड में एक थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन है कि आपके पास ग्रुप 2, और ये चीज मैं प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ग्रुप 2 हो या ग्रुप आपके पास 5 हो, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन चूंकि स्टेबल होती है, इसलिए उनकी जो है ना वो आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा होगी। बाकी तमाम केसेस में आपके पास लेफ्ट टू राइट जो है वो रेगुलरली इंक्रीज होगा। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है पीरियोडिक टेबल ऑर्गेनाइजेशन। के पीरियोडिक टेबल को ऑर्गेनाइज कैसे किया गया, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि एलिमेंट्स विद कंपेरेबल आयोनाइजेशन एनर्जीज आर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप। रीजन क्या है कि जो ग्रुप होगा उस एलिमेंट के वैलेंस शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस जाहिर है जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ही आयोनाइजेशन एनर्जीज होंगी। पहले ग्रुप के एलिमेंट्स की बात करें तो पहले ग्रुप के वैलेंस शेल के अंदर लाइक अगर हम बात कर लें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, तो इन सब के चूंकि ये पहले ग्रुप से बिलोंग करता है, इसलिए इन सब के वैलेंस शेल में बच्चे एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। और जब एक ही इलेक्ट्रॉन होगा तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होता है वो एक ही होता है, ठीक हो गया ना। सो यहाँ पे हमारे पास यही चीज है कि आप किसी भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को जो हम अरेंज करते हैं, मोस्टली हम ऐसे ही करते हैं कि जिनकी कंपेरेबली, ठीक है ना, एग्जैक्ट नहीं, कंपेरेबली जहां पे आयोनाइजेशन एनर्जी जिन एलिमेंट्स की सेम होती है उनको हम एक ही पीरियड के अंदर, एक ही ग्रुप के अंदर जो है वो अरेंज करते हैं। एक ही पीरियड के अंदर क्यों अरेंज नहीं करते, इसलिए क्योंकि पीरियड में लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन चेंज होती रहती है, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन पे ही तो इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है। इसलिए यहाँ पे कंपेरेबली जो है ना वो यहाँ पे पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यू सेम नहीं होती। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फैक्टर आ जाता है जिसमें हम यानी कंपेयर करना हो आयोनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यूज को, और फिर हमें कैसे पता चलेगा बच्चे। यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास एक अननोन एलिमेंट है और उस अननोन एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी आपने जो है वो किसी भी प्रैक्टिकल के दौरान जो है ना वो नोट कर ली है। अब उस आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू आपने नोट कर ली है, तो अब आपको वहां पे कैसे पता चलेगा कि ये कहाँ पे लाई कर रहा है, तो आपने क्या करना है, उस आयोनाइजेशन एनर्जी जो अननोन एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी थी उसको जो है ना वो एक पीरियोडिक टेबल में जो प्रॉपर आयोनाइजेशन एनर्जीज की जो है ना वो एलिमेंट्स दिए गए हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी भी उनकी साथ लिखी हुई है, तो उनके साथ कंपेयर करना है कि ये किन दो एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जीज के दरमियान इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है। सो उस बेस पे आप जो है ना वो एलिमेंट्स को उधर ही अरेंज कर देते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले ली है कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ अननोन एक्स एलिमेंट इज 1251। लेट्स सपोज अगर ऐसा है, देन क्या होगा, इट विल बी प्लेस्ड बिटवीन एस जिसकी 1000 किलो जूल पर मोल एनर्जी है, जबकि ए आर जो है ना वो आपके पास है 1520 किलो जूल पर मोल। इन दो एनर्जीज के दरमियान ये वाली आयोनाइजेशन एनर्जी एग्जिस्ट करती है। सो हम ये कह सकते हैं कि कंपेयर करके आप जो है ना वो आयोनाइजेशन एनर्जी को की हेल्प से जो है वो एलिमेंट की पोजीशन जो है वो डिनोट कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट फैक्टर आ जाता है उसमें हम देखते हैं कि आपके पास जो है ना वो एलिमेंट्स को जो हम अरेंज कर रहे हैं वो क्या आयोनाइजेशन एनर्जी से हमें क्या इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमें आइडिया हो पाएगा। उसके लिए हमारे पास जो टॉपिक है उसको हम नाम देते होते हैं पोजीशन ऑफ एलिमेंट
position of element in term of इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प यानी देख के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप कैसे आइडिया लगाएंगे। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आयनाइजेशन एनर्जी के वैल्यू से आपको जो है ना वो एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आइडिया होगा। ठीक हो गया ना। सो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल बाय यूजिंग आयनाइजेशन एनर्जी डेटा, यानी आयनाइजेशन एनर्जी का डेटा आपको गिवन होगा। सो वहां से आप ये आइडिया लगा पाएंगे कि आपके पास जो एलिमेंट है उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। कैसे, पहले हम बच्चे प्रैक्टिकल यानी थोड़ा सा हम थ्योरेटिकल वर्क करेंगे, फिर उसके बाद आप लोगों को इंशाल्लाह मैं डिटेल में बता दूंगा। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि क्या होगा। चलिए सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं। सोडियम की बात करें तो सोडियम के वैलेंस शेल में चूंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसके वैलेंस शेल में से जब हम एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो Na+ बन जाता है, और यहाँ पे आपके पास जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू आती है वो 496 किलो जूल पर मोल होती है। ठीक हो गया। अब इसी तरह जब हम सोडियम के वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो Na+ बना, ये है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। और अगर हम एक ही फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से आप सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी यानी एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दें, तो इस दौरान जब आपने इलेक्ट्रॉन निकाला प्रैक्टिकली, तो यहाँ पे आपने नोट किया कि 4560 किलो जूल जो है ना वो एनर्जी जो है ना वो एब्जॉर्ब करवानी पड़ी है, तब जाके जो है ना वो सोडियम के यूनिक कैटायन में से एक इलेक्ट्रॉन को आप लूज करवा पाए हैं। अभी यहाँ पे इसको आप लोगों ने इधर ही रहने देना है। हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं। कैसे, हमारे पास सोडियम के साथ जो जुड़ा एलिमेंट है वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो उस दौरान आपको जो आयनाइजेशन एनर्जी यानी देनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है, या आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होती है वो 737 किलो जूल। और मोस्ट बुक्स में जो है ना वो थोड़ी सी वैल्यूज आगे पीछे 736 भी होता है, 735 भी होता है, तो इस तरह जो है ना वैल्यूज होती हैं। तो ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है। अब इसी तरह अगर हम मैग्नीशियम के कैटायन में से एक इलेक्ट्रॉन और लूज कर दें तो आपके पास जो है वो डाई कैटायन बन जाता है। इस दौरान जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी बची वो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी, और ये 1450 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है वो यहाँ पे एब्जॉर्ब करवानी पड़ती है। अभी इसको रहने देते हैं। हम क्या करते हैं, इस मैग्नीशियम के जो डाई कैटायन है इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन लूज करवा देते हैं। तो इस दौरान यहाँ पे आपके पास 3+ चार्ज बनेगा, और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है ना वो आपके पास 7730 किलो जूल पर मोल आ जाती है। अब यहाँ पे बच्चे हम आयोनाइजेशन एनर्जी के डेटे की हेल्प से हम जो है ना वो उस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं कि हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज होंगी तो हमें जो है ना वो उस एलिमेंट की पोजीशन के बारे में, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हमें कैसे पता चलेगा। अब यहाँ पे देखें तो सोडियम के वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो 496 किलो जूल पर मोल एनर्जी देनी पड़ी है। अब इसके वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये यानी ये एनर्जी देनी पड़ी है। अब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन जब हम निकालने जा रहे हैं तो 496 से अगर होता 1000 की बजाय 1500 होता, 2000 होता तो बात मानने वाली थी कि इतना ज्यादा गैप नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पे देखें तो एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो तकरीबन राउंड अबाउट 500 किलो जूल हमें देनी पड़ी है, जबकि दूसरा इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकाला तो हमें जो है ना वो खासी अमाउंट यानी ह्यूज डिफरेंस आ रहा है। ये जो डिफरेंस है बच्चे, ये डिफरेंस ये बता रहा है कि हमने जो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला ये अब हमने इनर शेल से निकाला है, बाहर वाले शेल से नहीं निकाला। और रीजन बच्चे क्या हो सकती है, यहाँ पे देखें अगर हम सोडियम के एटम को ड्रा करें, सोडियम के एटम को ड्रा करें तो पहले शेल के अंदर बचे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल के अंदर जो है ना वो 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो तीसरे शेल के अंदर जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब जब पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो साइज ज्यादा है, जब साइज ज्यादा है तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम थी, लास्ट फैक्टर जो हम पढ़ चुके हैं। अब जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो अब वैलेंस शेल खत्म हो चुका है, एक ही इलेक्ट्रॉन था वो निकल चुका है। तो अब यहां से जब दूसरा इलेक्ट्रॉन हमने निकाला तो गैप हमें ये बता रहा है कि कहीं पे हम ये जो इलेक्ट्रॉन दूसरा निकालने जा रहे हैं ये उसी
तो यानी डिस्टेंस वाले इलेक्ट्रॉन को हमने नहीं निकाला, बल्कि अब हमारे पास डिस्टेंस कम हो गया। डिस्टेंस कम होना ये शो कर रहा है कि यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है ना वो यानी ज्यादा होने का मतलब यही है कि साइज कम हो गया। साइज कम होने का मतलब ये है कि कहीं पे हम अब वैलेंस शेल जो है ना वो खत्म हो चुका है, अब हम इनर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। सो यहाँ पे हमें पोजीशन यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का पता चल गया। क्या पता चला कि ये वो एलिमेंट है जो जिसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, और जब किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा तो हम आइडिया लगा पाते हैं कि ये पहले ग्रुप का एलिमेंट है। इस तरह हम जो है ना वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की हेल्प से पोजीशन भी नोट कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यानी आयोनाइजेशन एनर्जी की हेल्प से पोजीशन भी नोट कर सकते हैं, और आयोनाइजेशन एनर्जी की हेल्प से जो है वो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में भी आइडिया लगा पाते हैं। जिस तरह यहाँ पे मैंने दूसरी एग्जांपल ली है, ये जो मैग्नीशियम है बच्चे, ये मैग्नीशियम सोडियम के बाद पड़ा हुआ एलिमेंट है। अब इसके अगर हम पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रा करें मैग्नीशियम 12 का, तो हमारे पास क्या होगा, पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल के अंदर बच्चे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 12 टोटल है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब जब हमने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो उसके लिए हमें आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू तकरीबन 735 737 इस तरह की एनर्जी देनी पड़ती है। अब जब हमने दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो यहाँ पे देखें तो आपको इतना बड़ा गैप नजर नहीं आ रहा, ठीक है ना। बड़ा गैप नजर ना आने का मतलब ये है कि ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन हम निकाल रहे हैं ये भी उसी शेल से ही निकाल रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमने दूसरे इलेक्ट्रॉन से जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश की है तो यहाँ पे आप देखें 1400 कहाँ पे और 7700 कहाँ पे है, यानी एक ह्यूज डिफरेंस आ रहा है। और ये जो ह्यूज डिफरेंस आ रहा है ये शो कर रहा है कि अब हमने जो थर्ड इलेक्ट्रॉन निकाला है वो अब इस शेल में से नहीं निकाला, बल्कि हमने अब इनर शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला है। सो यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी की हेल्प से हमें जो है ना वो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में पता चल जाता है। अगर डिफरेंस नहीं है, 2 एनर्जीज ले लें, 3 एनर्जीज ले लें, डिफरेंस कम है तो वो तीनों इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में पड़े हुए हैं और वैलेंस शेल में पड़े हुए हैं, और तीसरे शेल में पड़े हुए हैं तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है। और अगर थर्ड के बाद डिफरेंस आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे, चौथा इलेक्ट्रॉन इनर शेल से निकाला। और अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन निकाला और एक इलेक्ट्रॉन निकालते हुए जितनी एनर्जी हमें देनी पड़ती है दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला, तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है, जो बहुत बड़ा गैप आ रहा है ये शो कर रहा है कि अब हमने जो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला कहीं पे हमने इनर शेल से निकाला। सो इस तरह हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में भी आइडिया लगा सकते हैं। होप सो कि बच्चे आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।